कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपने पिछले पाठ में हमारे पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 12 कर रहे थे। बच्चों, पाठ हमने खत्म कर लिया था, अभ्यास शुरू कर लिया था। अभ्यास में हमने मौखिक पूरा कर लिया था, लिखित भी पूरा, लिखित के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आगे के प्रश्न हम आज करेंगे। तो बच्चों, जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको एक बार दोहराएंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। बच्चों, लिखित अभ्यास हमने किया था, जिसमें हमने पहला प्रश्न किया था सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? बच्चों, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए कितना समय मांगा? यहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प है। पहला है 2 दिन का, फिर है 2 सप्ताह का, फिर है 3 दिन का। तो बच्चों, इसका उत्तर है 2 दिन का। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा था। तेनालीराम ने कौवों की गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा था। ख, तेनालीराम ने राज्य में कौवों की गिनती, तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई? तेनालीराम ने राज्य में कौवों की कितनी संख्या बताई? 55,568, 1,55,568, 1,68,555। तो बच्चों, हमने जैसा कि पाठ में पढ़ा, तेनालीराम ने राज्य में कौवों की संख्या 1,55,568। आपका दूसरा विकल्प सही है, 1,55,568 सही है। तो आप अपने दूसरे विकल्प 1,55,000 के आगे टिक करेंगे। उसके बाद है ग, कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को इनाम में क्या दिया? हीरो का हार, हीरे की अंगूठी, मोतियों की माला। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, तेनालीराम ने कृष्णदेव राय की हाजिर जवाबी पर खुश होकर के उन्हें मोतियों की माला दी थी। तो आप तीसरा विकल्प मोतियों की माला के आगे टिक का निशान लगाएंगे। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, वाक्य पूरे करो, दोहरा। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही शब्द लेकर सही स्थान पे भरना है और वाक्य को पूरे करना है। तो यहाँ पे बॉक्स में हमारे पास 4 शब्द हैं, दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। राजा राज्य का क्या करना चाहते थे? दौरा करना चाहते थे। राजा राज्य का दौरा। तो आप यहाँ पे 2 में, यहाँ पे हमारा प्रश्न 2 है, वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। अब इसमें हमारा क है दौरा। क में आप लिखेंगे दौरा, राजा। फिर ख है राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। ख है राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी थी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दिया था। तो आप ऊपर से कौन सा शब्द लेंगे? दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। तो आप यहाँ से उठाएंगे आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा दी थी। ग, कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। आप ऊपर बॉक्स में से क्या उठाएंगे? दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। आप यहाँ से उठाएंगे गिनती। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। उसके बाद आप लिखेंगे घ। घ में आप उठाएंगे, तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का डैश मांगा। क्या मांगा? दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। समय, यहाँ पे आप लिखेंगे समय।
समय मांगा। तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। बच्चों, यह था हमारा प्रश्न 2 जो हमने अपने पिछले पाठ में वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आगे का भाषा से। आज का विषय है भाषा से। चलिए एक बार फिर इस वाक्य को इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। क, राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। ख है राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी थी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी थी। क्या दिया था? आज्ञा। तो हम यहाँ लिखा है आज्ञा दी थी। कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। घ, तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का डैश मांगा। समय, तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। उसके बाद है भाषा से। हम आज पढ़ेंगे भाषा से। हमारा आज का अगला टॉपिक है भाषा से। भाषा से भी हम पढ़ेंगे इन्हें क्या कहते हैं। पहला है इन्हें क्या कहते हैं। एक में हम करेंगे इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं। लिखो। इन्हें क्या कहते हैं, लिखो। तो हमारा इसका क, पहले प्रश्न का क, भाषा से का पहला प्रश्न इन्हें क्या कहते हैं, लिखो। अब पहला है हमारा जिस आसन पर राजा बैठता है। जिस आसन पर राजा बैठता है। जिस आसन पर राजा बैठता है। राजा किस आसन पर बैठता है? हमने पाठ में पढ़ा किस आसन पर राजा बैठता है। जिस आसन पर राजा बैठता है उसे कहते हैं सिंहासन। हमने पाठ में भी पढ़ा है सिंहासन। जिस आसन पर राजा बैठता है उसे कहते हैं सिंहासन। जिस आसन पर राजा बैठता है उसे सिंहासन कहते हैं। जिस आसन पर राजा बैठता है सिंहासन। फिर दूसरा है ख। जो बहुत समझदार होता है। जो बहुत समझदार होता है। जो बहुत समझदार होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं? जो बहुत समझदार होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ बताइए। बुद्धिमान उसे कहते हैं बुद्धिमान। जो बहुत समझदार होता है उसे कहते हैं बुद्धिमान। जो बहुत समझदार होता है उसे कहते हैं बुद्धिमान। फिर है ग। ग में हमारे पास क्या है?
राजा जिससे सलाह मशवरा करता है। राजा जिससे सलाह मशविरा राजा जिससे सलाह मशविरा या मशवरा करता है वह है मंत्री। किससे सलाह मशवरा करता है? मंत्री से। राजा किससे सलाह मशवरा करता है? मंत्री से। तो बच्चों भाषा से हमारे पास है पहला प्रश्न, इन्हें क्या कहते हैं। भाषा से हमारे पास है पहला प्रश्न, इन्हें क्या कहते हैं। लिखो, हमें लिखना है। प्रश्न दिया हुआ उसके आगे डैश में हमें लिखना है जिसे हम जो कहते हैं। जिस आसन पर राजा बैठता है, जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम कहते हैं सिंहासन। जिस आसन पर राजा बैठता है उसे कहते हैं सिंहासन। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे सिंहासन कहते हैं। जिस आसन पर राजा बैठता है हम उसे सिंहासन कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है, जो बहुत चालाक होता है उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। फिर उसके बाद राजा जिससे सलाह मशवरा करता है। राजा किससे सलाह मशवरा करता है? अपने मंत्रियों से। इसीलिए दरबार में भी उसके मंत्री उपस्थित होते हैं। तो राजा किससे सलाह मशवरा करता है? अपने मंत्रियों से। तो एक बार पढ़ ले बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं। लिखो, जिस आसन पर राजा बैठता है सिंहासन। जिस आसन पर राजा बैठता है सिंहासन। जो बहुत समझदार होता है बुद्धिमान। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है मंत्री। ठीक, तो यह था हमारा प्रश्न एक भाषा से। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं। लिखो, जिस आसन पर राजा बैठता है उसे सिंहासन कहते हैं। जो बहुत समझदार होता है उसे बुद्धिमान कहते हैं। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है वह मंत्री कहलाता है। तो बच्चों यह था हमारा भाषा से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं, अपनी पुस्तक से पढ़िए। भाषा से इन्हें क्या कहते हैं। लिखो, जिस आसन पर राजा बैठता है उसे सिंहासन कहते हैं। जो बहुत समझदार हो उसे बुद्धिमान कहते हैं। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है उसे हम मंत्री कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़े। आगे का प्रश्न भी भाषा से है। अब इसे हमें लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना और समझना है। अब मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसे समझेंगे, कहीं लिखना नहीं है। जैसे कि समझो और बोल कर पढ़ो। दो, भाषा से ये हमारा दो है। समझो और बोल कर पढ़ो। बोल कर पढ़ना है। ठीक है, इसको कहीं लिखना नहीं है, हमें समझना है और बोल करके पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है प। बच्चों इस हलन का मतलब होता है आधा। जिसके नीचे भी यह लगता है इसको हम कहते हैं आधा। तो यहाँ पे प क्या है? आधा। और जब आधा और र के साथ मिलेगा तो ये बनेगा प्र। ये बनेगा प्र। जब आधा प र के साथ मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? प्र। इसे हम कहते हैं प्र। और हम इस प्र का बनाएंगे कुछ शब्द। प्रवेश, प्रवेश। फिर हम बनाएंगे प्रसन्न मतलब। फिर उसके बाद हम बनाएंगे प्रणाम। ये क्या हो गया? इसे हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, अब ये क्या हो गया?
आधा प, इस हलन का मतलब है आधा प, जिस नीचे भी यह लगता है हलन, इसको हम आधा पढ़ते हैं। तो आधा प और र मिलकर के बनेगा प्र, आधा प और र मिलकर बनेगा प्र। अब प्र से हम शब्द बनाएंगे। शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह या अक्षर का समूह, ठीक है। यहाँ पे वर्णों का समूह प्रवेश, प्रसन्न, प्रणाम, प्रवेश, प्रसन्न, प्रणाम। यहाँ पे हमने 3 अक्षर बनाए। अब दूसरा शब्द है हमारा ज, ज के नीचे भी हलन लगा हुआ है, प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस य, ज्य, आधा ज और य, ज्य। अब इससे हम क्या बनाएंगे? राज्य, राज्य, इससे शब्द बना राज्य, या फिर बना ज्यादा, इससे प्रश्न बना ज्यादा, फिर इससे बना ज्योति, ज्योति, ज्योति। तो हमने बनाया ज, आधा ज, इसके नीचे हलन का मतलब हुआ आधा ज, आधा ज और य, ज्य, ज्य, राज्य, ज्यादा, ज्योति, राज्य, ज्यादा, ज्योति। यह हुए आधा शब्द, आधा ज और य, ज्य, राज्य, ज्यादा, ज्योति। फिर आगे हुआ द, द आधा प्लस ध, आधा द और ध, आधा द यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, आधा द और ध। बच्चों आधा द और ध लिखने का एक और तरीका है, द के नीचे ध, द के नीचे आधा ध लिख करके हम इसको इस तरह से, या तो हम इस तरह से लिखें या तो इस तरह से लिखें, आधा द और ध, ध्य, ध हो गया। और ये भी ध हो गया। जैसे हम बुद्धिमान लिखते हैं, बुद्धिमान को हम द और ध करके भी लिख सकते हैं और द के नीचे आधा ध लगा करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ छोटे छोटे शब्द बनाएं। यहाँ पे वो आपका शुद्ध, छोटा उ द ध, ये हो गया शुद्ध, छोटा उ द ध, शुद्ध। उसके बाद हुआ बुद्ध, उसके बाद हुआ बुद्ध। इस बुद्ध को ऐसे ना लिख करके हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, श, छोटा उ, द और आधा ध, शुद्ध। उसके बाद हम बुद्ध को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब, छोटा उ, द, आधा ध, बुद्ध। तो बच्चों चलिए हम इसको एक बार देखें। यहाँ पे है प आधा र, इस हलन का मतलब है आधा प, आधा प और पूरा र बन गया आपका प्र, आधा प और पूरा र बन गया प्र, प्रवेश, प्रवेश, प्रसन्न, प्रणाम, ये हो गया प्रणाम, ठीक है। प्रवेश, प्रसन्न, प्रणाम, प्रवेश, प्रसन्न, प्रणाम। ये है प और र, आधा प, ये जो नीचे हमने हलंत लगाया इसका मतलब है आधा प, इसका क्या मतलब है? आधा प, आधा प और र हो गया प्र, प्रवेश, प्रसन्न, प्रणाम। हमने 3 शब्द बनाए प्र से, प्रवेश, प्रसन्न, प्रणाम। उसके बाद बना ज्य, आधा ज और य, ज्य, राज्य, ज्यादा, ज्योति, राज्य, ज्यादा, ज्योति। यह है हलंत लगा है, यह आधा ज और य, ज्य, राज्य, ज्यादा, ज्योति, ये शब्द बने। फिर हमारे पास आधा द और ध, ध। अब इससे हमने बनाया, इससे हमने शब्द क्या बनाए? हमने बनाया शुद्ध, बुद्ध, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से, जैसे कि इस द के नीचे हलंत के साथ ध है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द के नीचे आधा ध लगा करके। तो शुद्ध अगर इस तरह से लिखेंगे तो शब्द बनेगा ऐसे, शब्द छोटा की मात्रा आधा द ध, या फिर हम लिखेंगे द के नीचे आधा ध, शुद्ध। या फिर हम लिखेंगे बुद्ध, ब पे छोटा की मात्रा, द के नीचे हलंत ध,
ब पे छोटा मात्रा, द के नीचे आधा ध, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया शुद्ध, ये हो गया बुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है षटकोण शब्द। षटकोण श और प्लस ल, यह है ड। अब यहाँ पे इसके नीचे हलन लगा, तो कैसे बनेगा? आधा षटकोण श और ण, ष्ण। अब इससे हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? विष्णु, विष्णु, विष्णु बन गया। उसके बाद कृष्ण, कृष्ण। उसके बाद एक और शब्द अगर हमने बनाया तो बन गया उष्ण, उष्ण, ये उष्ण बन गया। ये हो गया आधा श पूरा ष्ण, विष्णु, कृष्ण, उष्ण। ये शब्द बना आपका आधा श और न से। उसके बाद हमारे पास है षड्जम वाला श, आधा इसको करेंगे प्लस त। अब ये क्या बना? इसका हम आधा आधा इसका लेंगे, ये हो गया श ष्ट, ये हो गया स्त। अब हम इससे शब्द बनाएंगे। नाश्ता, नाश्ता, नाश्ता। फिर उसके बाद हो गया रिश्ता, ये हो गया रिश्ता। रिश्ता के बाद हो गया रिश्तेदार, रिश्तेदार। नाश्ता, रिश्ता, रिश्तेदार। तो ये स्तर से स्तर, आधा शब्द पूरा का स्तर, नाश्ता, रिश्ता, रिश्तेदार। अब हमारे पास है री से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋषि का भी एक मात्रा होता है, इसको हम ऋषि कहते हैं, री, इसे री की मात्रा कहते हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे? अब ये बनेगा वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। दूसरा शब्द बना दृश्य, दृश्य। हमने दृश्य, आधा श य, री की मात्रा आधा श य, दृश्य। फिर बना कृपा, कृपा। फिर बना कृ, कृष्ण अभी हमने पढ़ा था जिसमें आधा श था, और यहाँ पे कृष्ण में ये री भी है, कृष्ण। ठीक है, ये वो आपका वृक्ष, दृश्य, कृपा, कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है ष्ण, विष्णु, कृष्ण, उष्ण। ष्ट, नाश्ता, रिश्ता, रिश्तेदार। री, वृक्ष, दृश्य, कृपा, कृष्ण। तो बच्चों ये है आधा या हलंत का प्रयोग। हलंत लगाने का मतलब होता है आधा। जहाँ भी हम नीचे हलंत लगाते हैं उसको हम कहते हैं आधा। जैसे प के नीचे लगाया और र के साथ जोड़ा तो प्र हो गया, आधा ज और यह ज हो गया, आधा द और ध हो गया, आधा श और ष्ण, विष्णु, कृष्ण, ष्त, नाश्ता, रिश्ता, रिश्तेदार। री, वृक्ष, दृश्य, कृपा, कृष्ण। इन सब में हमने इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा हो गया बोल कर समझो और बोल कर पढ़ो। आप इसको समझेंगे और बोल बोल करके पढ़ेंगे। तो आगे हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। 3 समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ।
समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। पहला है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं। पहला है हमारे पास सभा, सभा, फिर है गुस्सा, गुस्सा, फिर हमारे पास आज्ञा, आज्ञा, फिर हमारे पास हाजिर, हाजिर। ठीक है, हाजिर के बाद है हमारे पास दूसरे कॉलम में है क्रोध, क्रोध, क्रोध के नीचे है उपस्थित, 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 दरबार, बार, फिर है हुक्म, हुक्म। तो यहाँ पे है सभा, गुस्सा, आज्ञा, हाजिर। सभा, गुस्सा, आज्ञा, हाजिर, क्रोध, उपस्थित, दरबार, हुक्म। अब यहाँ पे हम सभा के लिए दरबार, गुस्सा, गुस्सा का मतलब क्या? क्रोध, क्रोध और गुस्सा दोनों का मतलब एक होता है। आज्ञा, हुक्म, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित। हाजिर का मतलब प्रेजेंट होना, हम बोलते हैं ना, उपस्थित का मतलब भी प्रेजेंट, किसी का उपस्थित होना। सभा का मतलब दरबार यानी मीटिंग, गुस्सा का मतलब क्रोध, नाराज होना, आज्ञा का मतलब अनुमति या हुक्म देना, ठीक है, आज्ञा देना, हाजिर उपस्थित यानी प्रेजेंट होना। अब हमारे पास आगे और है, जिसमें हमारे पास है, ये हो गया बच्चों समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलान करो। समान अर्थ वाले वाक्यों का रेखा खींचकर मिलान करो। सभा, दरबार, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित। सभा, दरबार, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित। अब हम करेंगे अगला। अगले में हमारे हैं बेइज्जती। बे, ई, आधा ज, पूरा ज के नीचे बिंदी, ट पे बड़ी मात्रा, बेइज्जती। जवाब, जवाब, जवाब। रिश्ता, रिश्तेदार, रिश्तेदार। मतलब, मतलब। बेइज्जती, जवाब, रिश्तेदार, मतलब। अब दूसरा है संबंधी, 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 फिर अपमान, अपमान, अर्थ, फिर है उत्तर। यहाँ पे है बेइज्जती, जवाब, संबंधी, अपमान, अर्थ, उत्तर। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें समान अर्थ वाले शब्द हैं, इनका मिलान करना है। समान अर्थ मतलब दोनों का अर्थ, दोनों का मतलब समान है, एक जैसा है, ठीक है। जो मतलब इसका है वही इसके और दूसरे वाले शब्द का भी, जैसे कि बेइज्जती का मतलब होता है अपमान, बेइज्जती का मतलब होता है अपमान। तो बेइज्जती से हम, और अपमान का मतलब बेइज्जती, अपमान, बेइज्जती, बेइज्जती का मतलब अपमान। फिर है जवाब, जवाब का मतलब उत्तर, जवाब का मतलब उत्तर यानी आंसर। फिर रिश्तेदार यानी संबंधी, संबंधी का मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब संबंधी। मतलब यानी अर्थ। यहाँ पे हम कर रहे हैं समान अर्थ। बेइज्जती, अपमान, जवाब, उत्तर, रिश्तेदार, संबंधी, मतलब, अर्थ। तो बच्चों यह था समान अर्थ वाले शब्द। एक बार फिर दोहराते हैं। बेइज्जती, अपमान,
जवाब, उत्तर, रिश्तेदार, संबंधी, मतलब, अर्थ। यहाँ पे हमने एक जैसे अर्थ वाले शब्दों का मिलान किया है। बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह था हमारा अभ्यास। अगले सत्र में आगे का अभ्यास हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।